वन डे वन एपिसोड सीरीज में आप सभी का स्वागत है। एपिसोड की शुरुआत होती है हवाजन के दिल में चुभती पुरानी यादों के साथ। उसकी लाइफ में उस पर प्यार दिखाने वाली और उस पर भरोसा करने वाली इकलौती बड़ी इंसान सिर्फ मिस जॉय ही थी। जब बाकी सब ने उसका साथ छोड़ दिया था, तब भी वही थी जिन्हें पक्का यकीन था कि वो कुछ अच्छा कर सकता है। हवाजन को अब जाकर एहसास होता है कि वो उनसे कितना प्यार करता था। इसके बाद हम देखते हैं कि हवाजन अपनी पुरानी यादों से बाहर आता है। वो अपनी वाइफ के पिता और मौजूदा एजुकेशन मिनिस्टर चोई जांगसियोक से मिलने जाता है। वो हवाजन के लिए फ्रेश किम बनाकर लाए हुए थे। जब भी साथ बैठकर बात कर रहे होते हैं तो वो बड़े प्यार से समझाते हैं कि हवाजन को उनकी बेटी के ख्यालों से बाहर निकलना चाहिए और बदले की ये आग इंसान को बहुत गलत रास्ते पर ले जाती है। इंस्टेंट राइस ना खाने वाले उनके लिए चावल खरीदने हवाजन बाहर जाता है, लेकिन बदले की वो आग उनके अंदर अब भी जल रही थी। अगले दिन न्यूज़ में दिखाया जाता है कि ईआरबीबी की पॉपुलैरिटी काफ़ी बड़े लेवल पर बढ़ रही है। इसी बीच जब हवाजन और डेप्यूटी बोंग काम खत्म करके साथ लौट रहे होते हैं तो वे यूनिफॉर्म पहने कुछ स्कूली बच्चों को सड़क किनारे खड़ी एक कार चुराने की कोशिश करते हुए देखते हैं। उनके साथ वहाँ एक लड़की भी मौजूद होती है। जब बोंग पुलिस को कॉल करने की बात कहता है, तब भी बच्चों की सेफ्टी को ध्यान में रखकर हवाजन खुद आगे बढ़ता है। जब हवाजन उन्हें रोकने की कोशिश करता है तो वो बच्चे बिना किसी डर के कार को फुल स्पीड में आगे बढ़ा देते हैं। इस दौरान हवाजन कार के बोनट को पकड़कर उस पर लटक जाता है। सड़क पर मौत की रफ्तार से कार दौड़ाते हुए ये बच्चे विंडस्क्रीन पर वाइपर पानी चलाते हैं और हवाजन पर खिलौनों और पटाखों से अटैक करते हैं। खुद को माइनर होने के घमंड में वो हंसते हुए कार ड्राइव कर रहे होते हैं। आखिर में डेप्यूटी बोंग अपनी बाइक को पूरी स्पीड में चलाकर इस कार के आगे फेंक देता है। कार आउट ऑफ कंट्रोल होकर रुक जाती है। इतने खतरनाक सफर के बाद आखिरकार वे उन बच्चों को पकड़ पाते हैं। इसके बाद ये सभी पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं। वहां पहुंचकर हम देखते हैं कि इन बच्चों के चेहरे पर बिल्कुल भी पछतावा नहीं है। वो पुलिस से झूठ बोलते हैं कि इन्होंने ये सब सिर्फ एक्साइटमेंट में किया था और टीनेज के हार्मोनल बदलावों की वजह से ऐसा हो गया। नाबालिग होने की वजह से कानून उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, ये सोचकर वे पुलिस का भी मजाक उड़ाते हैं। इसके बाद उनके होमरूम टीचर मिस्टर ली वहां आकर बच्चों को अपने साथ ले जाते हैं, लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। पुलिस स्टेशन में रहते हुए ही ये बच्चे एक ऐप के जरिए हवाजन और डेप्यूटी बोंग के खिलाफ चाइल्ड अब्यूज का केस फाइल कर देते हैं। अपने खिलाफ केस होने की बात सुनकर हवाजन दंग रह जाता है, लेकिन अब वो इन बच्चों को एक करारा सबक सिखाने का पूरा मन बना लेता है। इसी बीच ये बच्चे जिस ह्यूनजिन मिडिल स्कूल में पढ़ते हैं, वहाँ ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन के लिए हवाजन और डेप्यूटी बोंग पहुंचते हैं। जब वे बच्चों से आमने सामने मिलते हैं तो वो बच्चों की गैंग उन्हें देखकर फिर से उनका मजाक उड़ाने लगती है। उनकी इस जांच का उन पर कितना बड़ा असर पड़ने वाला था, इस बात का उन बच्चों को जरा भी अंदाजा नहीं था। स्कूल पहुंचने के बाद हवाजन बिल्कुल अलग ही प्लानिंग करता है। वो मिन जियोंग और उसके साथियों को बाकी बच्चों से अलग करने का फैसला करता है। इन्वेस्टिगेशन के तहत जब इन्हें एक कमरे में बैठाया जाता है, तब भी वे बच्चे इसी घमंड में चूर रहते हैं कि वे किसी मूवी के बड़े हीरो बनने वाले हैं। उन्हें इन सब चीज़ों का रत्ती भर का भी डर नहीं था। तभी ईआरबीबी की टीम बाकी स्टूडेंट्स से स्टेटमेंट लेने की कोशिश कर रही होती है, मगर उस स्कूल के सभी बच्चे बुरी तरह डरे और सहमे हुए थे। जब जियोंग की बदमाशी और हरकतों के बारे में पूछा जाता है तो वे हमें कुछ नहीं पता और हमारा इसमें कोई हाथ नहीं है कहकर वहां से कन्नी काट लेते हैं। वे जियोंग से इस कदर खौफ खाते थे। इसी वक्त इंस्पेक्टर हानलिम एक और बेहद जरूरी जानकारी जुटाने में लगी थी। जब उसने जियोंग के साथ रहने वाली लड़की युंजी के बारे में पता किया तो समझ आया कि वो क्लास में आई ही नहीं है। वे तुरंत स्कूल के सीसीटीवी फुटेज को बारीकी से चेक करने लगते हैं। आखिरकार उन्हें पता चलता है कि स्कूल के जिम्नेजियम के पास मौजूद एक सुनसान यूटिलिटी बिल्डिंग के करीब उसे देखा गया है। हानलिम फौरन वहां पहुंचती है और ताला लगे दरवाजे को तोड़कर बाहर लात मारती है और युंजी को सही सलामत बचा लेती है। लेकिन उसकी हालत ऐसी थी कि वो ठीक से खड़ी भी नहीं हो पा रही थी। उस पर ड्रिंक करने का शक हुआ, लेकिन उसके पास से शराब की कोई स्मेल नहीं आ रही थी। युंजी का बैग चेक करने पर हानलिम को उसमें से कुछ गोलियां मिलती हैं। युंजी ने ये कहकर बचने की कोशिश की कि वे सिर्फ विटामिन की गोलियां हैं, लेकिन हानलिम समझ जाती है कि पिछले दिन कार में उसके बेहोश होने की असली वजह यही दवाइयां थी। यहीं पर युंजी की जिंदगी बर्बाद करने वाला वो खौफनाक सच सामने आता है। वजन कम करके खूबसूरत दिखने की चाह रखने वाली युंजी को मिन जियोंग के साथी ने दिल के आकार की एक गोली दी थी। इसे खाने के बाद उसकी भूख खत्म हो गई और वजन कम होने लगा। बाद में जब उसने और गोलियां मांगी तो जियोंग ने बहुत मोटी रकम मांग ली। पैसे ना दे पाने की सूरत में जियोंग ने उसे स्कूल के बाकी बच्चों को ये ड्रग्स की गोलियां बेचने पर मजबूर कर दिया। जब भी उसने इस दलदल से निकलने की कोशिश की, उसने उसे बुरी तरह डराया धमकाया। यहाँ साफ पता चलता है कि कैसे उन्होंने एक नॉर्मल लड़की को अपने ड्रग माफिया का हिस्सा बना लिया था। इसी दौरान जियोंग और उसकी गैंग ये पता लगाने में जुटी थी कि पुलिस को उनके बारे में खबर किसने दी। उन्हें पता चल जाता है कि स्कूल के रिपोर्टिंग बॉक्स में उनके खिलाफ लेटर डालने वाली युंजी ही थी।
एक दिन जब क्लास चल रही थी तभी जियोंग और उसके साथी वहां आ धमकते हैं और क्लासमेट्स के सामने ही यूंजी को घसीटते हुए बाहर ले जाते हैं। वे इस बात का घमंड दिखाते हुए कि हम माइनर हैं और कानून हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, उसे बेरहमी से पीटते हैं। आखिर में वे उसे एक अंधेरे छोटे कमरे में बंद कर देते हैं और वहां उसका मजाक उड़ाते हुए फोटोज खींचकर एंजॉय करते हैं। इन सभी जुल्मों से सहमी और डरी हुई यूंजी से बाद में जब हानलेम बात करती है तो वो पूरी तरह टूट चुकी थी। वो रोते हुए बताती है कि पहले भी पुलिस और स्कूल में कंप्लेंट करने के बावजूद किसी ने उसकी मदद नहीं की और हर बार जियोंग वापस स्कूल आकर उसे और ज्यादा टॉर्चर करता था। जब यूंजी कहती है कि अब इस नर्क से बचने के लिए उसके पास मरने के अलावा दूसरा रास्ता नहीं बचा, तब हानलेम उसे एक बात का पूरा भरोसा दिलाती है, तुम्हारी सेफ्टी हमारी जिम्मेदारी है, तुम्हें ईआरबीबी पर भरोसा रखना होगा। हानलेम उसे यकीन दिलाती है कि वे उन दरिंदों को बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। इसी बीच हावाजिन उन लड़कों से रिटन स्टेटमेंट लेने जाता है, लेकिन बिना किसी तमीज और डर के वे बहुत ही घटिया तरीके से उस पर लिखते हैं। जियोंग हावाजिन का मजाक उड़ाते हुए बार बार दोहराता है कि वे नाबालिग हैं, इसलिए कानून उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जियोंग के इस घमंड को देखकर हावाजिन अपने गुस्से को दबाए रखता है। जियोंग खुलेआम चैलेंज करता है कि वे नाबालिग हैं और अपनी मर्जी से सारे गैर कानूनी काम करेंगे। वे कहता है कि इन इलीगल ड्रग्स को बेचना वो जारी रखेगा और उसे रोकने का दम किसी में नहीं है। लेकिन हावाजिन अच्छी तरह जानता था कि उसका ये सारा खेल बहुत जल्द खत्म होने वाला है। स्कूल खत्म होने के बाद ये लड़के बड़े एंट में ये समझकर बाहर निकलते हैं कि वे बच निकले, लेकिन रास्ते में हावाजिन और उसकी पूरी टीम पहले से ही उनका इंतजार कर रही होती है। जब उन्हें बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी, उसी वक्त हावाजिन उन्हें जबरदस्ती पकड़कर एक ब्लैक वैन में ठूस देता है। वे कहाँ जा रहे हैं ये ना पता होने की वजह से उनके पसीने छूट जाते हैं। गाड़ी साउथ कोरिया के सबसे सख्त जुवेनाइल डिटेंशन सेंटर यानी बाल सुधार गृह के सामने जाकर रुकती है। हावाजिन साफ लफ्जों में बता देता है कि अब नाबालिग होने का फायदा उठाकर वे बच नहीं सकते और असली सजा क्या होती है वे यहीं सीखेंगे। इसके बाद उन्हें इस सेंटर के अंदर दाखिल किया जाता है। वहां पहुंचते ही उनका सारा घमंड धीरे धीरे चकनाचूर होने लगता है। उनके सारे कपड़े उतरवाकर उनकी बेहद कड़ी फिजिकल चेकिंग की जाती है। फिर उनके बाल काट दिए जाते हैं और उन्हें कैदियों की यूनिफॉर्म और आइडेंटिटी नंबर्स अलॉट किए जाते हैं। जियोंग को 3883 नंबर मिलता है। वहां बाकी कैदियों के साथ उन्हें सख्त रूल्स फॉलो करते हुए जीने पर मजबूर किया जाता है। ईआरबीबी के इस बड़े कदम को एजुकेशन मिनिस्टर चोई जांगसियोक का पूरा सपोर्ट हासिल था। जहां दूसरे ऑफिशियल्स बच्चों के राइट्स को लेकर चिंता जता रहे थे, वहीं उनका मानना था कि फ्यूचर में इन्हें खूंखार क्रिमिनल्स बनने से रोकने के लिए ऐसा सख्त एक्शन लेना बेहद जरूरी है। अगले दिन इंस्पेक्टर हानलेम खुद वहां उन्हें डिसिप्लिन सिखाने पहुंचती है। वहां भी जब जियोंग उसके सामने अकर दिखाने की कोशिश करता है तो कानून के दायरे में रहकर ही वे उसे कड़ी सजा देती है। वे बच्चे धीरे धीरे समझने लगते हैं कि उनकी ये हेकड़ी यहाँ नहीं चलने वाली और बड़ों के बनाए सख्त नियमों के आगे उन्हें घुटने टेकने ही पड़ेंगे। वहाँ की कड़ी एक्सरसाइज और सख्त ट्रेनिंग क्लासेस उन्हें तोड़ कर रख देती हैं। वहाँ का भारी काम करने में उनकी हालत खराब हो जाती है। तपती गर्मी में उनसे भारी पत्थर उठवाए जाते हैं और साफ सफाई करवाई जाती है। इसी बीच उनकी नज़र लाल टैग पहने कुछ खतरनाक कैदियों पर पड़ती है। इस लाल टैग का मतलब होता है मर्डर जैसे संगीन जुर्म करने वाले कैदी। ये जानकर उन लड़कों की रूह कांप जाती है। इसके बाद जब वे डाइनिंग हॉल में पहुंचते हैं तो ऑफिशियल्स जानबूझकर एक तगड़ी चाल चलते हैं। इन बच्चों को स्पेशल गेस्ट बताकर सबके सामने उन्हें ज्यादा खाना परोसा जाता है। ये कहकर कि ये नाबालिग बच्चे हैं और इन्हें कुछ भी करने की पूरी छूट है, ऑफिशियल्स बाकी कैदियों को भड़काते हैं। अपने हिस्से का खाना इन बच्चों को दिए जाने की वजह से बाकी कैदियों को बहुत तेज गुस्सा आ जाता है। किचन ड्यूटी के वक्त उनका ये गुस्सा खुलकर बाहर आ जाता है। एक कैदी इन लड़कों से अपने बर्तन भी धोने को कहता है। जब जियोंग इसका विरोध करने की कोशिश करता है तो वहाँ एक बड़ा बवाल खड़ा हो जाता है। तभी इन बच्चों को एहसास होता है कि इस सेंटर में वे बिल्कुल भी सेफ नहीं है और किसी भी पल उन पर जानलेवा हमला हो सकता है। अपने बच्चों को जुवेनाइल डिटेंशन सेंटर भेजे जाने की खबर मिलते ही उनके पेरेंट्स भारी विरोध पर उतर आते हैं। वे एजुकेशन मिनिस्ट्री के बाहर जमा होकर मिनिस्टर चोई जांगसियोक के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हैं। वे चीख चीख के कहते हैं कि उनके 14 साल के मासूम बच्चों के साथ ऐसा जुल्म कैसे किया जा सकता है और माइनर बच्चों के भी अपने राइट्स होते हैं। लेकिन मिनिस्टर चोई जांगसियोक बेहद शांत रहकर उनसे निपटते हैं। वे साफ कहते हैं कि कानून तोड़ने वालों के लिए ये एक कड़ा सबक साबित होगा और फ्यूचर में वे जिस दलदल में पहुंचने वाले हैं उसका असली सच पहले ही जान लेना उनके लिए बेहतर है। बच्चों से मिलने का ये आखिरी मौका है, ये याद दिलाते हुए वे पेरेंट्स को अगले दिन मिलने के लिए बुलाते हैं। अगले दिन सभी पेरेंट्स बच्चों से मिलने मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस के एक स्पेशल रूम में पहुंचते हैं। कैदियों की यूनिफॉर्म पहने कटे हुए बालों के साथ बेहद लाचार और बेबस खड़े अपने बच्चों को देखकर पेरेंट्स का कलेजा फट पड़ता है। वे वहां मौजूद ऑफिशियल्स पर भड़कने लगते हैं। वे बहस करते हैं कि उनके बच्चों ने घर पर कभी एक प्लेट तक नहीं धोई और उनसे ऐसी कड़ी मजदूरी करवाना बिल्कुल गैरकानूनी है। लेकिन उसी वक्त मिनिस्टर चोई जांगसियोक उनके किए बड़े गुनाहों के सारे सबूत सामने रखने लगते हैं। जियोंग अपनी सारी गलतियां दूसरों के सिर मढ़कर बचने की पूरी कोशिश करता है।
वो झूठ बोलता है कि उसने जो गोलियां दी थी वे सिर्फ डाइट पिल्स थीं और बाकी बच्चों के धमकाने की वजह से ही उसने ऐसा किया था। पकड़े जाने से बचने के लिए उन्होंने जो भी हथकंडे अपनाए थे, हवाजन ने उन सब का कच्चा चिट्ठा पहले ही निकाल लिया था। स्कूलों के अंदर चलाए जा रहे उनके बड़े इलीगल नेटवर्क और डील्स के पुख्ता सबूत मिनिस्टर सबके सामने रख देते हैं। 50 मिलियन से भी ज्यादा का गैरकानूनी कारोबार इन छोटे बच्चों ने स्कूलों में बैठकर किया था। इस बड़े क्राइम का सच जानकर पेरेंट्स के होश उड़ जाते हैं। इसके बावजूद वे ये कहकर गिड़गिड़ाने लगते हैं कि उन्हें बच्चों से नादानी में गलती हो गई है और उन्हें सुधरने का एक आखिरी मौका दिया जाए। वे विक्टिम्स को जितना चाहे उतना हर्जाना देने और मामले को यहीं रफा दफा करने की मांग करते हैं। वे गुहार लगाते हैं कि उनके बच्चों का फ्यूचर बर्बाद न किया जाए। लेकिन पेरेंट्स की ये बेतुकी मिन्नतें सुनकर मिनिस्टर को बहुत तेज गुस्सा आ जाता है। मिनिस्टर उन्हें जिंदगी का बुनियादी नियम याद दिलाते हैं कि जैसा बर्ताव तुम दूसरों के साथ करोगे वैसा ही पलटकर तुम्हारे साथ भी होगा। वे साफ कहते हैं कि अगर ये सबक बच्चों को सिखाने में पेरेंट्स या उनका स्कूल नाकाम रहा तो ये सिखाना अब पूरे समाज की जिम्मेदारी है और इसीलिए ERBB ने ये कड़ा एक्शन लिया है। अपने किए गुनाहों की कड़ी सजा क्या होती है ये उन्हें खुद भुगत कर ही समझ आएगी। वहीं जमीन पर बैठा जियोंग अपनी माँ के आगे रोते हुए मदद की भीख मांगता है। ये सब उसके बचपने की वजह से हुआ है और आगे वे कभी ऐसी गलती नहीं दोहराएगा, ये कहकर वो अपने पेरेंट्स के पैरों में गिरकर बुरी तरह चीखने चिल्लाने लगता है। वे गिड़गिड़ाता है कि उसे उस खौफनाक जेल में वापस जाने से बहुत डर लगता है और उसे एक बार फिर से नॉर्मल जिंदगी जीने का मौका दिया जाए। लेकिन मिनिस्टर चोई जैंग स्योक उसके सामने उस लड़की को लाकर खड़ा कर देते हैं जिसे वे अपनी दरिंदगी का शिकार बना चुके थे। वे साफ कहते हैं कि तुम्हें हम सब से नहीं बल्कि अपनी उस विक्टिम से माफी मांगनी चाहिए जिसे तुमने तड़पाया है। इसके बाद वो लड़की रोते हुए अपनी दर्दनाक दास्तान बयान करने लगती है। वे बताती है कि उसके लिए स्कूल का हर एक दिन किसी जीते जागते नर्क जैसा था और उसने जो भयानक मेंटल टॉर्चर झेला है उसके बदले इन दरिंदों को पूरी और सख्त सजा मिलनी ही चाहिए। इसके साथ ही इन बच्चों को वापस जेल भेजने का ऑफिशियल ऑर्डर आ जाता है। पेरेंट्स की तमाम रोने गिड़गिड़ाने की मिन्नतों को सिरे से खारिज करते हुए मिनिस्टर चोई जैंग स्योक बच्चों को वापस जुवेनाइल डिटेंशन सेंटर भेजने का ऑफिशियल आदेश दे देते हैं। अपनी आंखों के सामने अपने बच्चों को जबरन घसीटकर ले जाए जाने से रोकने की पेरेंट्स पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन सिक्योरिटी ऑफिसर्स उन्हें बीच में ही रोक लेते हैं। रोते बिलखते हुए खुद को बचाने की भीख मांग रहे इन बच्चों को ऑफिसर्स वापस वैन में ठूंस देते हैं। अपने किए गए काले कारनामों और जुल्मों की असली सजा क्या होती है ये बात अब जाकर उनकी समझ में पूरी तरह आ जाती है। इस बड़े इंसिडेंट के बाद मीडिया रिपोर्ट करती है कि साउथ कोरिया के स्कूलों में कुछ क्रांतिकारी बदलाव आ रहे हैं। अथॉरिटीज ये कड़ा फैसला लेती हैं कि स्कूलों में क्राइम करने वाले बच्चों को अब से नॉर्मल क्लासरूम्स में बिठाकर नहीं पढ़ाया जाएगा। ERBB ये साफ कर देती है कि लाखों बेकसूर बच्चों की सेफ्टी ही हमेशा उनकी पहली प्रायोरिटी रहेगी। सालों से कानून में जिन बड़े सुधारों को लाने से बचा जा रहा था वे इस एक इंसिडेंट के बाद लागू हो जाते हैं। इसके बाद डिटेंशन सेंटर वापस पहुंचे जियोंग और उसकी गैंग की हालत बेहद दयनीय हो जाती है। बाहर की दुनिया में उन्होंने जो भी घमंड और दबंगई दिखाई थी वो इस छोटी सी उम्र में ही यहाँ चकनाचूर हो जाती है। जियोंग को उसके अंधेरे सेल में शिफ्ट कर दिया जाता है और वहाँ वो अकेला बेबस पड़ा रहता है। जैसे पहले उसने विक्टिम यूंजी को एक कमरे में बंद करके टॉर्चर किया था, ठीक वही खौफ और अकेलापन अब वो खुद महसूस करने लगता है। सेल के दरवाजे पर अपना सिर पटक पटक कर रोते हुए वो खुद को बाहर निकालने की भीख मांगता है, लेकिन उसकी ये चीखें सुनने वाला वहाँ कोई नहीं था। वहाँ मौजूद बाकी कैदी अब इन्हें बिल्कुल भी भाव नहीं देते, बल्कि सारा भारी और मुश्किल काम भी इन्हीं लड़कों से करवाते हैं। अपने घर और स्कूल के सारे ऐशो आराम गवा चुके ये लड़के हर दिन वहाँ नर्क जैसी यातनाएं झेल रहे होते हैं। उन्होंने जो जुल्म दूसरों पर ढाए थे वही सब अब कर्मा बनकर उनके सामने पलट कर आ जाता है। इसी बीच कहानी के आखिर में हम एक नए इलाके में BS गैंग के कुछ गुंडों को एक स्कूली बच्चे को धमकाते और टॉर्चर करते हुए देखते हैं। वहाँ मौजूद एक सीक्रेट इन्फॉर्मर उनकी सारी डिटेल्स जुटा रहा होता है। जब वे आपस में बात कर रहे होते हैं कि उनका बॉस बहुत अलर्ट रहता है, तभी एक नए मिशन के साथ हवाजन की वहाँ धमाकेदार एंट्री होती है। ये सब ERBB के सामने नहीं चलने वाला, ये साफ करते हुए हवाजन एक बार फिर से मैदान में उतर जाता है। हवाजन के एक नई प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आगे बढ़ने के साथ ही ये कहानी यहीं पूरी तरह खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं एक नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए टेक केयर।